नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 14 फरवरी 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो अपील आई थी कि उनके जो पुराना एक निर्णय है उस पर रिव्यू किया जाए, उसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लेने से मना कर दिया है। यहाँ पर अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो शाहीन बाग के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उस पर पुनर्विचार करने के लिए एक अपील यहाँ पर दायर की गई है। नागरिकता संशोधन जो अधिनियम था यानी सीएए के संबंध में जो प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में दिल्ली में, ये 15 दिसंबर 2019 से 23 मार्च 2020 के बीच में था और आप देखें कोरोना वायरस के कारण 23 मार्च 2020 को ये एक तरह से समाप्त हुआ। तो इसके बारे में जो निर्णय है वो 7 अक्टूबर 2020 को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो सार्वजनिक विरोध है उस तरह का प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन करने के जो एरिया हैं वो एक तरह से अलग से होने चाहिए। यानी आप सभी जगह पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माना यह गया निर्णय में कि जो सार्वजनिक किसी भी तरह का तरीका है या सार्वजनिक कोई स्थान जहां पर आप कब्जा करके किसी तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो एक तरह से सही नहीं है और अनिश्चित काल के लिए अगर आप करेंगे तो उसे भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ माना जाएगा। तो जो आदेश आया था जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, अनिरुद्ध बोस और कृष्ण मुरारी की एक पीठ ने अपने आदेश दिए थे और उसमें उन्होंने कहा था कि जब हम बात करते हैं सार्वजनिक व्यवस्था तो उसे बनाए रखने के लिए एक तरह से ये जो प्रोटेस्ट था वो सही नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट है एक सड़क मार्ग पर था, इस कारण से अव्यवस्था की स्थिति बन रही थी। तो कोई भी स्थान लिया जाए वहां पर नागरिक समाज के लिए असुविधा नहीं होनी चाहिए और असुविधा की कीमत पर विरोध का प्रतीक नहीं बनाया जा सकता है। तो ये एक तरह से जो आदेश था वो 7 अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया और इसी पर एक तरह से पुनर्विचार करने के लिए यहाँ पर एक अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। आप ध्यान रखें, इसके पहले भी अलग अलग तरह के जो प्रदर्शन होते हैं उनको किस तरह से सीमित स्तर पर और नियंत्रित रूप में अलाउ किया जाए, इसके संबंध में केस हुए हैं। जैसे अगर हम केस देखें तो मजदूर किसान शक्ति संगठन इनके बनाम भारत के बीच में जो केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में निर्णय दिया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अगर वो प्रदर्शन करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन के लिए जो सीमित उपयोग है वो सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए एक उचित तंत्र तैयार किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह की सभा करने यानी असेंबल होकर इकट्ठा होकर सभा करने का एक अधिकार है, वो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में शामिल है जो हमको दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ इस तरह के तथ्य भी हैं कि आपको अगर कोई अधिकार दिया गया है तो उसके साथ में कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। यानी एक ऐसा तंत्र है जहां पर सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, इस पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े और प्रदर्शन भी संचालित हो सके। तो इसीलिए कहा गया कि एक उचित तंत्र तैयार किया जाए। तो ध्यान रखें, यहाँ पर निरपेक्ष रूप से 2018 के आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि पूर्ण रूप से आप कहीं पर भी प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस या जो प्रशासन है उसके द्वारा इस तरह से नियंत्रण किया जाए कि किसी भी तरह से जो सार्वजनिक व्यवस्था है उस पर प्रभाव न पड़े। तो आगे चलकर 2020 का जो निर्णय हम देखें वो एक तरह से इसी निर्णय की एक अगली कड़ी में दिखाई पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ब्रिटिश समय में जो विरोध किया जाता था और आज के समय में जो किया जा रहा है उसमें अंतर है, क्योंकि ब्रिटिश समय की बात करें तो हम एक तरह से एक औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ अपने देश की आज़ादी के लिए कार्य कर रहे थे, तो वहां पर किसी भी तरह का विरोध है उसको सही ठहराया जा सकता था। लेकिन वर्तमान में क्या है, एक संचालित लोकतंत्र है भारत में, तो वहां पर आप सार्वजनिक व्यवस्था की एक जो स्थिति है उसको खराब नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम संविधान की बात करें, जैसा हमने डिस्कस किया कि हमें विरोध करने और असंतोष को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ कर्तव्यों के साथ। यानी हमारे कुछ कर्तव्य इस तरह से हैं कि जो सार्वजनिक व्यवस्था है, पब्लिक ऑर्डर, उसमें किसी तरह की समस्या ना आ पाए। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनसे एक जो तथ्य निकल कर आता है कि अगर हम किसी तरह के विरोध की बात कर रहे हैं तो कुछ निर्धारित स्थान है जहां पर प्रदर्शन किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में सामान्यतः जो प्रदर्शन होते हैं वो जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर संचालित किए जाते हैं। तो इससे होगा ये कि दिल्ली में अगर हम कोई विरोध करना चाहते हैं, सरकार की किसी नीति के बारे में विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो हम इन दो स्थल पर ही कर सकते हैं। इससे पूरे दिल्ली में किसी भी तरह का जो विरोध प्रदर्शन हम कर सकते हैं कहीं पर भी, वो हमारे अधिकार को एक तरह से रोक दिया जाएगा। यह जो एक तथ्य दिया जाता है कि विरोध प्रदर्शन विशेष जगहों पर होने चाहिए, इससे सभी स्थानों पर विरोध करने की जो हमारी संवैधानिक शक्ति हमको मिलती है उस पर एक तरह से सवालिया निशान
उठते हैं। जैसे अगर हम वर्तमान किसान आंदोलन की ही बात करें तो वो दिल्ली के एक तरह से जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर संचालित हो रहा है। तो हम अगर एक विशेष जगह पर ही आंदोलन के लिए बात करें कि वो संचालित हो सकते हैं तो इससे हमारा जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से संरक्षित नहीं हो पाता है। तो इस तरह से विशेष जगह पर ही किया जाए, इस तरह की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है। इसी के साथ साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आंदोलन शाहीन बाग में संचालित हुआ और जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर भी एक तरह से वहां पर दोष लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन है वो अनियंत्रित रूप में आगे बढ़ते हैं और वो सार्वजनिक व्यवस्था को एक तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर हमने निर्णय में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था की एक बात की गई। तो सार्वजनिक व्यवस्था में क्या शामिल हो सकता है या ऐसे कौन से हिस्से हैं जो अगर किसी भी तरह से वहाँ पर कोई परिवर्तन होता है तो वो सार्वजनिक व्यवस्था में दखल माना जाएगा। जैसे अगर हम यातायात में व्यवधान की बात करें तो इसको सार्वजनिक व्यवस्था में एक तरह से लाने का विचार किया जा रहा है या माना जा रहा है। जैसा कि शाहीन बाग में आप देखें कि एक सड़क मार्ग पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस कारण से वहाँ पर यातायात में समस्याएं जरूर आई, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह से यातायात में बाधा को सार्वजनिक व्यवस्था में डाल दिया जाएगा तो बहुत सारे प्रोटेस्ट, जैसे हम मान लें कि परिवहन के क्षेत्र में कुछ कर्मचारी हैं वो किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनकी कोशिश होगी कि जो परिवहन के जो भी तंत्र हैं उनको रोककर वो अपना विरोध प्रदर्शन करें। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर परिवहन से संबंधित अगर कोई व्यक्ति विरोध करना चाहता है तो उसको नहीं संचालित किया जा सकता है। इसीलिए सार्वजनिक व्यवस्था की परिभाषा है उसको व्यापक रूप में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं वो कई फैसले अगर हम देखें तो सभी में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था है उसमें अगर परिवहन में किसी तरह का व्यवधान आता है तो वो शामिल नहीं है। यानी जो एक तरह से सड़क मार्ग पर बैठकर शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट है उसको एक तरह से सार्वजनिक व्यवस्था में जो बाधा है उसके साथ में नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह की समस्या के लिए परिवहन का जो व्यवधान है उसको उत्तरदायी नहीं माना या उसमें शामिल नहीं है। तो सार्वजनिक व्यवस्था की जो डेफिनेशन एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग आदेशों से आती है वो ये है कि आप कोई ऐसा प्रोटेस्ट करें जिससे सरकार के जो कानून है यानी कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको आप चुनौती दें, किसी तरह दंगे जैसी स्थिति बन जाए या राज्य पर यानी जो भी प्रशासनिक ढांचा है, पुलिस की बात करें या पुलिस के अधिकारी या अन्य सरकारी जो कर्मचारी जो भी व्यवस्था बनाने के लिए वहां पर हैं उन पर किसी तरह से हमले की स्थिति अगर बनती है तो ये माना जाएगा कि सार्वजनिक व्यवस्था एक तरह से समाप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उसको नियंत्रण करने के लिए बल प्रयोग करना या अन्य तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। तो सार्वजनिक व्यवस्था में यातायात व्यवधान शामिल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों में। शाहीन बाग प्रोटेस्ट को लेकर जो भी एक तरह से केस रहा उसमें जो निर्णय आया तो उसमें सबसे बड़ी समस्या 3 यहाँ पर दिखती है। पहली, सार्वजनिक व्यवस्था की अस्पष्ट परिभाषा, क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि सार्वजनिक व्यवस्था में अगर परिवहन में व्यवधान है तो वो शामिल नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों में है। लेकिन जो 2020 में आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का शाहीन बाग प्रोटेस्ट के संबंध में वहां पर एक तरह से माना गया कि वो सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। तो ये इस तरह से जो विरोधाभासी एक तरह से निर्णय में तथ्य रहते हैं ये कहीं ना कहीं संशय की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सार्वजनिक व्यवस्था में किन किन तथ्यों को शामिल किया जाएगा इसके बारे में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने चाहिए। दूसरा, पुलिस की भूमिका और शक्ति की सीमा। जैसे ये कहा गया कि दिल्ली में स्थान निर्धारित हो कि कहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कहीं ना कहीं और पुलिस किस तरह से अपनी शक्ति प्रयोग करेगी वो भी एक तरह से उनके हाथ में रहता है। तो प्रोटेस्ट को पूर्णतः एक तरह समाप्त किया जा सकता है। तो लोगों के द्वारा अपनी बात कहने का जो अधिकार है उस पर एक तरह से कहीं ना कहीं हनन उसका हो सकता है। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पुलिस की भूमिका इस तरह के जब प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें किस तरह से निर्धारित की जाए या उनको शक्ति यूज करने की जो लिमिट है वो कहां तक दी जाए। और लास्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो आप सभी समझते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग ध्रुवीकरण में किया जाता है। तो कई तरह के आप कह सकते हैं कि सामाजिक जो आपस में लोगों के बीच में अगर किसी तरह का विद्वेष फैला है तो उसमें सोशल मीडिया का बड़ा एक तरह से योगदान रहा है। तो जब भी किसी तरह का प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट में जो भी हमारी एक तरह से सार्वजनिक व्यवस्था है उसमें कोई नुकसान ना हो पाए, इसे ध्यान रखने के लिए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक तरह से ध्यान देने की जरूरत है। तो वहां पर भी नियंत्रण
नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो इन 3 क्षेत्रों पर अगर हम काम कर पाएं तो सार्वजनिक व्यवस्था को बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए हुए जो प्रोटेस्ट या एक तरह से विरोध प्रदर्शन करने के हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसका प्रयोग किया जा सकता है। विरोध प्रदर्शन करने के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है 1972 में अगर हम देखें, हिम्मतलाल एक जो मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का निर्णय था। तो संविधान पीठ का ये जो निर्णय 1972 का था, हिम्मतलाल निर्णय, इसमें यह कहा गया था कि नागरिक सभी स्थान पर विरोध नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट अगर हम लेकर चलें तो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह विरोध नहीं किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, हिम्मतलाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि सभी स्थानों पर राज्य विरोध को प्रतिबंधित भी नहीं कर सकता है, यानी किसी न किसी जगह पर विरोध करने की उनको अनुमति मिलनी चाहिए। इसी के साथ साथ आवश्यक है कि राज्य कुछ नियमों को लागू करके सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखें, परंतु साथ ही नागरिकों को प्रदर्शन के अधिकार भी प्रदान करें। तो आप देखिए, दोनों बात है कि एक तरह से कहा गया है कि हर जगह प्रदर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन जहां प्रदर्शन होगा उसकी अनुमति राज्य के द्वारा दी जाए और एक तरह से सुरक्षित रूप में उन्हें विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। तो आप देखें, 1972 का जो संवैधानिक पीठ का निर्णय है उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जो अक्टूबर का निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का शाहीन बाग के संबंध में वो सही है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर कहीं पर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो सुरक्षित रूप में उसकी अनुमति देने के लिए राज्य को प्रबंध करने चाहिए। जैसा कि अगर हम वर्तमान में किसानों के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे हैं दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में, उनको देखें तो उनकी जो वैलिडिटी है उनको कहीं ना कहीं आप इसके आधार पर स्थापित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विचार जो याचिका एक तरह से खारिज की गई है उसका आधार यही है कि जो निर्णय दिया गया अक्टूबर में वो कहीं ना कहीं जो पुराना हिम्मतलाल निर्णय था उसको आधार अगर हम देखें या 2018 का निर्णय देखें तो उसके आधार पर वो कहीं ना कहीं सही है। तो जो निर्णय अक्टूबर में दिया गया उसके संबंध में ऐसा कोई पॉइंट नई अपील में नहीं डाला गया कि उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट विचार करे, इसीलिए इस पुनर्विचार याचिका को एक तरह से खारिज किया गया। हमने दूसरी न्यूज़ पर आते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरह से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके खिलाफ एक तरह से एक याचिका दायर की गई है। यहाँ पर जो अपील दायर की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवमानना के लिए एक तरह से याचिका दी गई है और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य राजनीतिक दलों के जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ अवमानना का एक तरह से केस चलना चाहिए। तो इसी संबंध में हम चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखें तो जो एक तरह से केस फाइल हुआ है वो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं, बेसिकली ये बिहार से कनेक्टेड एक तरह से केस है, तो वहाँ के नेताओं के खिलाफ भी एक तरह से अवमानना याचिका दायर की गई है और माना यह गया कि बिहार चुनाव में जो भी एक तरह से अपराधी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर भी एक तरह से वहाँ पर चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया उसमें टिकट दिए जा रहे हैं और उनको आगे किया जा रहा है। ये जो अवमानना याचिका दायर की गई है इसमें उद्देश्य ये है कि बिहार में जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं वहां पर जो भी आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं उनको टिकट ना मिल पाए। और इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना जो आदेश है यहाँ पर याचिका में यह माना गया है कि राजनीतिक दल और मुख्य चुनाव आयोग की बात करें यानी चुनाव आयोग साथ में अगर हम ले लें तो उनके द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो जिस केस की यहाँ पर बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय की बात की जा रही है वो 13 फरवरी 2020 का है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक जो रिकॉर्ड हैं उनको व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का निर्देश दिया। यानी ऐसे न्यूज़पेपर जिनका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी व्यापक रूप से जो पढ़े जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत छोटे स्तर पर कोई अखबार हो तो आप उसमें आंकड़े प्रकाशित कर दें। तो व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले जो अखबार हैं उनमें आपको उम्मीदवार जिनकी आपराधिक रिकॉर्ड है उनके एक तरह से जो डिटेल है वो छापने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश 2020 में इसलिए देने पड़े कि इसके पहले जो चुनाव हुए उनमें आपराधिक छवि के जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे उनके आंकड़ों को या उनके जो डिटेल हैं वो सही रूप से प्रकाशित नहीं किए गए और माना गया कि राजनीतिक दलों ने इसे जानबूझकर किया। इस आदेश में ये आंकड़े प्रकाशित करने के साथ साथ अदालत ने जिन पार्टियों के द्वारा ऐसे लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं तो अपनी वेबसाइट पर ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड के उम्मीदवारों के चयन के कारण को प्रकाशित करने की बात कही है कि ऐसे क्या कारण है कि आपने इन उम्मीदवार को टिकट दिया है। और ये कारण भी आपको बताना है कि ऐसे लोग जिनके आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और आपने टिकट नहीं दिया, तो
तो आपराधिक रिकॉर्ड के बिना जो लोग हैं उनको चुनाव लड़ने के आप बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं मानते हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं। तो ऐसे क्या कारण है? तो आपको दोनों ही बताना है कि आपने अगर दिया है टिकट आपराधिक छवि के तो वो कारण क्या है, और बिना आपराधिक छवि वालों को टिकट आप नहीं दे रहे हैं तो उसके भी कारण क्या है। इनको भी एक तरह से वेबसाइट पर प्रकाशित करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 13 फरवरी 2020 का, तो इन आदेशों का एक तरह से पालन और उनका उल्लंघन न किया जाए बिहार चुनाव में, इसके अनुपालन के लिए एक तरह से यह अवमानना याचिका यहाँ पर दायर की गई है। क्योंकि अभी इस तरह के बड़े जो प्रकाशन है वो नहीं हुए हैं, यानी जो लोगों को टिकट मिलने की संभावनाएं हैं या टिकट मिल सकता है उनके संबंध में आपराधिक छवि के जो रिकॉर्ड है उसके संबंध में कोई भी डाटा अभी भी प्रकाशित नहीं किया गया है। यहाँ पर जो याचिका दायर की गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे अखबारों में आप आंकड़े प्रकाशित करें जो बहुत बड़े पैमाने पर पढ़े जाते हैं, यानी जिनका व्यापक रूप में एक तरह से लोगों के द्वारा वो पढ़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि छोटे अखबारों में जो हिंदी समाचार पत्र उनमें प्रकाशित किया गया है, और उम्मीदवारों को क्यों चुना गया है इसके लिए सभी ने लगभग एक से कारण दिए हैं। जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी समान कारण दे रही हैं कि उन्होंने किसी भी कैंडिडेट को अगर चुना है तो कारण क्या है, जैसे कि व्यक्ति की लोकप्रियता, उसके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य, शैक्षिक पृष्ठभूमि। एक चौथा कारण ये दिया गया कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर राजनीतिक विद्वेष से एक तरह से केस फाइल किया गया है और वो किसी भी तरह से आपराधिक मामलों में सही रूप में शामिल नहीं है, तो राजनीतिक प्रतिशोध के कारण मामले दर्ज हैं, ये भी एक कारण दिया गया है। और कोविड-19 में उन्होंने एक तरह से जो अच्छा काम किया है समाज के लिए उसको भी एक कारण बताया गया है लोगों को टिकट देने के लिए। तो ये कारण अगर आप देखें तो लगभग मिलते जुलते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो दिया है कि आप जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं और बिना आपराधिक छवि वाले जिनको टिकट नहीं दे रहे हैं तो आपको दोनों के लिए स्पष्ट कारण देने हैं। तो यहाँ पर कारण बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि ये सामान्य कारण है जो किसी भी कैंडिडेट के लिए हो सकता है। तो आपराधिक छवि वालों को ही दे रहे हैं, आप कारण बताइए। अगर कोई आपराधिक छवि का है और सामाजिक कार्य कर रहा है तो आप उसको टिकट दे सकते हैं। तो इस तरह के जो तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये अवमानना याचिका दायर की गई है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी राजनीति है उसमें जो अपराधी हैं उनको एक तरह से कहीं ना कहीं रोकना। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अगर सही रूप में पालन किया जाए तो अपराधी छवि की जो व्यक्ति टिकट पा रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन एक तरह से पब्लिक डोमेन में रहेगी। तो इसके आधार पर जनता ये निर्धारित कर सकती है कि ऐसे लोगों को चुना जाए या नहीं चुना जाए। क्योंकि कभी कभी हम जब वोट करते हैं तो लोगों के आपराधिक जो रिकॉर्ड है उनके बारे में हमें सही सूचनाएं नहीं रहती हैं, और उनके बारे में जो एक पॉपुलर एक तरह से या सभी के द्वारा जो अच्छी बातें कही गई हैं वही हमारे दिमाग में रहती हैं। तो अगर हम सारा डिटेल किसी कैंडिडेट का जानते हैं तो हो सकता है कि आपराधिक छवि के जो लोग हैं वो संसद में, विधानसभा में प्रवेश न कर पाएं। सुप्रीम कोर्ट का फरवरी 2020 का जो आदेश है उसे सही रूप में लागू करके कहीं ना कहीं जो हमारे चुनाव में आपराधिक छवि के लोगों का एक बोलबाला दिखता है उसको रोकने की जो प्रक्रिया है वो मजबूती से की जा सकती है। और इस अवमानना याचिका के माध्यम से उन्हीं तथ्यों को फिर से हाईलाइट करने का एक प्रयास किया गया। अमेरिका की तरफ से एक हाई सिक्योरिटी जो जेल चलाई जाती है जिसमें प्रमुख अपराधियों को रखा गया है, खासतौर से जो विदेशी अपराधी हैं। और ये कहाँ पर है? ये एक तरह से आप क्यूबा यानी अमेरिका का बिल्कुल आप एक तरह से इसका दक्षिणी पूर्वी हिस्सा मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्यूबा का जो पूर्वी भाग है ग्वांतानामो बे, वहाँ पर ये जेल एक तरह से स्थापित है। तो ग्वांतानामो बे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अमेरिका का एक नेवल स्टेशन है यानी नौसैनिक अड्डा है, तो यहाँ पर जो जेल स्थापित की गई है यहाँ पर माना जाता है कि जो भी यातनाएं या टॉर्चर की स्थिति है वो काफ़ी उच्च स्तर तक अपनाई जाती है जो भी यहाँ पर कैदी हैं उनसे सूचनाएं लेने के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से 9/11 अमेरिका पर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद एक तरह से इस जेल की स्थापना की गई। इस जेल की स्थापना जैसे हमने डिस्कस किया कि 2001 में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में जो आतंकवादी हमले हुए थे उनमें जो विदेशी संदिग्ध इसमें शामिल थे उनको एक तरह से रखने के लिए इस जेल की स्थापना की गई। तो ये जो 9/11 का हमला हुआ उसके बाद मेनली इस जेल को स्थापित किया गया। यहाँ पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के जो सहयोगी हैं उनके द्वारा इस अमेरिकी जेल को एक तरह से जो समीक्षा है वो इसकी प्रारंभ की गई है, और उनका उद्देश्य ये है कि यहाँ पर कैदियों की संख्या को पहले कम किया जाए या दूसरे देश के जो कैदी हैं उनको उन्हीं के देशों में एक तरह से भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। अमेरिका की रक्षा की जो प्रमुख संस्था है पेंटागन, उसके द्वारा निर्णय लिया गया है कि पैरोल की एक तरह से जो एक शैली है यानी पैरोल के आधार पर समीक्षा की जाएगी कुछ कैदियों को कि उनको रिहा किया जाए या नहीं किया जाए, और आधार ये होगा कि वो कैदी अमेरिका की सुरक्षा के लिए अभी खतरा है या नहीं है।
राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अगर ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो इसके कारण हम देखें तो कहीं ना कहीं जो भी एक तरह से उनके द्वारा चुनाव के समय में जो वादे किए गए थे उन्हीं का एक कह सकते हैं रूप है, क्योंकि ये वादा उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में किया था। और उसके पहले आप देखें कि वो बराक ओबामा के समय में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो बराक ओबामा के द्वारा भी इसके लिए जो प्रयास है वो बहुत लंबे समय तक किए गए। ये अलग बात है कि इसको बंद करने की जो प्रक्रिया है वो बराक ओबामा के कार्यकाल में भी पूरी नहीं हो पाई, तो उन्होंने ये प्रक्रिया 2008 में एक तरह से शुरू कर दी थी, लेकिन अपने 8 साल के कार्यकाल में वो इसे बंद नहीं करा सके। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर वो कैदी हैं जो अमेरिका के खिलाफ प्रमुख रूप से खासतौर पे जो 9/11 का हमला था उनमें एक तरह से शामिल थे, और अन्य रूप में भी अमेरिकी सुरक्षा को वो खतरा पहुंचाने वाले माने जाते हैं। तो अगर इस तरह से कैदियों को हटाया जाता है तो इसका एक संकेत ये जाएगा कि अमेरिका कहीं ना कहीं जो अपने विरोधी हैं उनके लिए एक नरम रुख रख रहा है, और इसी कारण से बराक ओबामा के समय में ये पूर्ण नहीं हो पाया। ट्रंप ने इसी बात को एक तरह से आगे बढ़ाया, अगर हम इस तरह से कैदियों की जो यहाँ पर स्थिति है उनको बंद करते हैं तो एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो अभियान है वो कमजोर माना जाएगा। लेकिन वर्तमान में अगर बिडेन ने ये प्रक्रिया शुरू की है तो सबसे प्रमुख बात यह है कि बहुत सारे ऐसे समूह हैं जिनके द्वारा बिडेन को समर्थन दिया गया था। उसमें अगर हम कह सकते हैं जो सामाजिक समूह बहुत से हैं या ऐसे समूह जो मानवाधिकार संरक्षण की बात करते हैं, तो उनके द्वारा बिडेन को समर्थन इसी शर्त पर दिया गया था चुनाव में कि उनके द्वारा ग्वांटानामो बे की जो स्थिति है उसको समाप्त किया जाएगा। तो ये एक बड़ा तथ्य माना जा रहा है। दूसरा, मानवाधिकारों का जो हनन वहां पर होता है, और इसके बारे में बहुत लंबी रिपोर्ट है, बहुत सारे वीडियो या बहुत सारे फुटेज ऐसे बाहर आए जिनमें दिखाया गया कि बड़े पैमाने पर वहां पर अमानवीय तरीके से टॉर्चर की प्रक्रियाओं को अपनाया गया। तो इस कारण से मानवाधिकार को लेकर जो संरक्षण के लिए अलग अलग संस्थाएं या देशों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनके द्वारा भी अमेरिका पर हमेशा दबाव बनाया गया कि इस तरह की जो जेल हाई सिक्योरिटी ग्वांटानामो बे है इसको बंद किया जाए। तो एक दूसरा कारण ये देखा जा रहा है। तीसरा कारण हम देखें तो मध्य एशिया में अगर हम पिछले 1 साल में देखें जिस तरह से इजराइल के द्वारा बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सूडान, उसके बाद मोरक्को के साथ भी माना जा रहा है, तो जिस तरह से इजराइल के संबंध सामान्य हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मध्य एशिया में अमेरिका का जो प्रमुख सहयोगी इजराइल है वो मध्य एशिया में मजबूत हो रहा है, और जो भी वहां पर अरब देश हैं वो इजराइल के साथ सहयोग की स्थिति में आ रहे हैं, और कारण माना जा रहा है कि ईरान को एक तरह से मध्य एशिया में कमजोर करना। तो ऐसी स्थिति में अगर मध्य एशिया में शांति वार्ताओं को आप महत्वपूर्ण रूप में आगे ले जाना चाहते हैं तो अगर इस तरह की जो जेल जहां पर माना जा रहा है कि प्रमुख रूप से अफगानिस्तान, इराक, सीरिया यहाँ के जो प्रमुख कैदी हैं उनको रखा गया है, अगर इस तरह की जो जेल है उसको बंद किया जाता है तो ये मध्य एशिया की शांति वार्ताओं में इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो भी वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं उनको एक बड़ा समर्थन देगा। ईरान के साथ अमेरिका आने वाले समय में जिस तरह से नीतियों को सकारात्मक रूप में आगे बढ़ाएगा, प्रतिबंध हटाने की संभावनाएं दिख रही हैं, और ईरान एक तरह से अमेरिका और अन्य देशों के साथ वार्ता टेबल पर वापस आना चाहता है, तो उसके लिए भी इसको एक सकारात्मक कदम आप मान सकते हैं। एक अंतिम अगर कारण देखें तो पिछले वर्ष ही तालिबान और अमेरिका के बीच में समझौता हो चुका है। अफगानिस्तान से अमेरिका की जो सेना उनकी वापसी हो रही है और आगे भी प्रक्रिया पूर्ण रूप से की जाएगी। इसी के साथ साथ इराक में आप देखें या सीरिया में, तो अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, जिन्हें एक तरह से अगर हम सीरिया में देखें और इराक में इस्लामिक स्टेट जब मजबूत हो रहा था तब ग्वांटानामो बे को बनाए रखने की एक तरह से जो पहल है उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप देखें तो इस्लामिक स्टेट लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। तो इन क्षेत्रों में अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में प्रमुख रूप से ऐसे कोई बड़े खतरे वर्तमान में नहीं हैं। वहां पर जो शक्तियां हैं और वहां की जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनके माध्यम से उन क्षेत्रों में जो शांति व्यवस्था वो स्थापित की जा सकती है। तो इसके लिए वहां से कैदियों को लाकर ग्वांटानामो बे में रखा जाए, इस तरह की आवश्यकता वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं दिखती हैं। इसी कारण से अपनी अफगानिस्तान, इराक और सीरिया की जो नीतियां हैं उनको लेकर बिडेन ट्रंप के बिल्कुल विरोध में एक तरह से नीतियां आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी एक आधार माना जा रहा है कि वो इस तरह की जेल को समाप्त करके एक सकारात्मक संकेत देना चाहते हैं मध्य पूर्व एशिया में, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया के क्षेत्रों में, और उन क्षेत्रों में जहां पर अमेरिका का विरोध ट्रंप के समय में काफी मजबूत था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इसका एक सांकेतिक कहीं ना कहीं पक्ष है इस जेल की स्थिति को अगर समाप्त किया जाता है भविष्य। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, और डिटेल्ड जीनोम मैप ऑफ मलेरिया वेक्टर। आप सभी इस तथ्य को जानते हैं कि जब मलेरिया बीमारी की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एनाफिलीज मच्छर हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा इसको एक तरह से प्रसारित किया जाता है। तो अगर जो भी एक तरह से यहाँ पर
प्रसारित करने वाला प्रमुख हिस्सा है मलेरिया के लिए, यानी वो मच्छर जो प्रमुख रूप से इसके प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं, अगर उनके जीनोम के संबंध में प्रमुख जानकारियां इकट्ठा हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रसार है उसको रोका जा सकता है। भारत की बात करें या विकासशील अन्य जो देश हैं जहां पर मलेरिया अभी भी एक बड़ा माना जाता है जोखिम के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, तो उनके लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर सूचना है। यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा मलेरिया के प्रसार के लिए मच्छर के जो विस्तृत जीनोम है वो तैयार किए गए हैं। तो जो नए जीनोम पता चले हैं उसके माध्यम से होगा ये कि भविष्य में इस तरह के जो हजारों जीन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है तो हम इस बीमारी के जो संचरण है उसको रोकने में एक तरह से अपने जो प्रयास है वो मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। आप ध्यान रखें कि प्रमुख रूप से जैसे अगर हम दो टेक्नोलॉजीज की बात करें, एक क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो ये जीन संपादन का एक उपकरण है। इसमें किया यह जाता है कि जो डीएनए के सीक्वेंस हैं उनको बदला जाता है। तो इससे होता यह है कि जीन जो है उनमें एक परिवर्तन करके उसको कट करके, यानी जो उत्तरदायी है मलेरिया को फैलाने के लिए उन जीन के पार्ट को एक तरह से कट करने के लिए इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। तो भविष्य में अगर हमें ये पता चले कि कौन से जीन हैं जो मलेरिया को एक तरह से प्रसारित करने के लिए उत्तरदायी हैं तो उन पर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का एक सटीक उपयोग करके हम इसके प्रसार को रोकने में सफल हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जीन ड्राइव आधारित रणनीति, यानी जो भी जीन उत्तरदायी हैं उनके आधार पर जो अन्य तकनीक है उनको भी विकसित किया जा सकता है। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है ही, इसी के साथ साथ जीन पर आधारित अन्य प्रकार की जो रणनीतियां हैं उनका उपयोग करके भी मलेरिया का जो संचरण है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। आप किसी भी तरह से जब जीन पर आधारित टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो मच्छर मलेरिया को फैलाने के लिए उत्तरदायी हैं उनके जीनोम के संबंध में हमें जटिल जो भी हमारी सूचनाएं हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। तो ये जो नया अध्ययन है उसके माध्यम से इस तरह के जीनोम हमारे पास अब एक तरह से उपलब्ध हैं। तो भविष्य में मलेरिया के नियंत्रण में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रूप में एक तरह से कार्य कर सकता है। यहाँ पर ध्यान रखें कि जो भी एनाफिलीज स्टेफनीज प्रजाति के मच्छर हैं उनके जीनोम के साथ साथ अन्य प्रकार के 3000 जो अन्य जीन है वो पता लगाए गए हैं जो इसके पहले भी किसी भी तरह की जांच में सामने नहीं आए थे। तो जो नई खोज है उसके माध्यम से एक तरह से ये पता चल सकता है कि रक्त को एक तरह से जो मच्छर भोजन के रूप में उपयोग करते हैं तो उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है उसमें वो किस तरह से उपयोग करते हैं, प्रजनन की उनकी स्थिति क्या रहती है, और मच्छरों पर जो भी सूक्ष्म परजीवी होते हैं यानी जो माइक्रो पैरासाइट हैं उनके खिलाफ उनके शरीर में प्रतिरोध कैसे आता है, यानी मच्छरों पर जो भी पैरासाइट उनके ऊपर होते हैं उनका ज़्यादा प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। तो ये जो एक तरह से अध्ययन है वो करने में ये नए जीन मदद करेंगे। तो नए जीन की खोज करने पर ये 3 जो तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी और इकट्ठा होगी। इससे कहीं ना कहीं मलेरिया के नियंत्रण में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। मलेरिया के नियंत्रण में हम व्यापक रूप से जब छिड़काव करते हैं तो जो रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है तो देखा गया कि बहुत सारे मच्छर की प्रजातियां ऐसी हैं जो रासायनिक कीटनाशकों के खिलाफ भी क्या है प्रतिरोधी हो गई हैं। तो यहाँ पर जो जीन खोजे गए हैं उनमें 29 जीन ऐसे हैं जो पहले अनिर्धारित जीन थे, यानी जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, और माना जाता है कि रासायनिक कीटनाशकों का जो प्रतिरोध मच्छरों में उत्पन्न हुआ है उनके लिए ये जीन उत्तरदायी हैं। यानी अगर आपको उन जीन के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल रही है जो कीटनाशियों के खिलाफ प्रतिरोध मच्छरों में उत्पन्न कर रहे हैं तो उन जीन में परिवर्तन करके आप मच्छरों को कीटनाशियों का जो प्रतिरोध उनमें उत्पन्न हो रहा है उससे रोक सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सामान्य कीटनाशी के छिड़काव के द्वारा भी मच्छरों को नष्ट किया जा सकता है। ये आप कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण एक तरह से पहल है, क्योंकि जो भी बड़े तालाब या ऐसे पानी के रुके हुए स्थल है जहां मच्छर बड़े पैमाने पर प्रजनन करते हैं उनको समाप्त करने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव ही आवश्यक है। लेकिन उनमें मच्छरों में इसके लिए प्रतिरोध हो रहा है, तो उस प्रतिरोध को किस तरह से समाप्त किया जाए ये नए जीन इसके बारे में जानकारी हमें देंगे। जो प्रतिरोध के संबंध में रासायनिक कीटनाशकों का जो मच्छरों में उत्पन्न हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को एक तरह से उनमें माना जा रहा है कि कलेक्ट है। इन जीन के बारे में हमें पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर हम एनाफिलीज स्टेफेंसी की बात करें तो ये एशिया और अफ्रीका के क्षेत्र में प्रमुख रूप से मलेरिया फैलाने के लिए उत्तरदायी है। तो कीटनाशियों के खिलाफ इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न हो गया है उसको हम इन जीन के अध्ययन से रोक सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कीटनाशी के छिड़काव के द्वारा अफ्रीका और एशिया में जो प्रजाति मच्छर की मलेरिया फैलाने में उत्तरदायी हो रही हैं उनका समूल रूप से विनाश किया जा सकता है। तो भविष्य में मलेरिया नियंत्रण के लिए ये जो खोज की गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम उस पर आते हैं और ये नैनो फोटोनिक्स के संबंध में है,
और हैदराबाद में एक तरह से क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें तो उनके संबंध में एक ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है जिसमें क्रिस्टल्स को एक तरह से मोड़ने, बेंड करने या अन्य तरह से क्रिस्टल के जो उपयोग हैं वो किए जा सकते हैं। क्रिस्टल के बारे में आप समझते हैं कि ये काफ़ी कठोर संरचनाएं होती हैं, तो आसानी से इनमें किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होता है। लेकिन हैदराबाद में ये जो नई एक तरह से टेक्नोलॉजी लाई गई है उसमें क्रिस्टल्स में भी एक तरह से परिवर्तन किया जा सकता है और इसके आधार पर फोटोनिक्स उसको नैनो यानी बहुत निचले स्तर पर, एक तरह से बहुत छोटे स्तर पर उसका उपयोग संभव हो सकता है। तो फोटोनिक्स के नैनो स्तर पर जो उपयोग है वो भविष्य में हो सकते हैं, ये इस नई टेक्नोलॉजी के द्वारा सिद्ध हुए हैं। तो क्रिस्टल आप देखें सामान्य रूप से कठोर संरचनाएं हैं। परमाणु माइक्रोस्कोपी से क्रिस्टलों को काटने और उनको एक तरह से बेंड करने या मोड़ने या झुकाने का जो सिस्टम है वो हैदराबाद विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने किया है। और इसका उपयोग कहाँ होगा? इसका उपयोग नैनो फोटोनिक्स में बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। देखिए, जब हम नैनो फोटोनिक्स की बात करते हैं तो ऐसा क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स से परे जाकर पूरी तरह से फोटोन, देखिए फोटोन का मतलब प्रकाश, यानी जब हम प्रकाश की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, तो उसका एक तरह से जो मूलभूत कण है वो क्या है? फोटोन। तो फोटोन की जो ऊर्जा है उसका उपयोग किया जा सकता है एक संचालित सर्किट के निर्माण करने में। यानी जो भी सर्किट हम एक तरह से निर्माण करने वाले हैं आने वाले समय में भविष्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग करने के लिए, तो उन सर्किट के निर्माण में फोटोन का उपयोग किया जा सकता है। नैनो स्केल पर जब हम काम करेंगे यानी 10⁻⁹, तो आप सोचें कि आप 10⁻⁹ इतने छोटे स्तर पर जब काम कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फोटोन का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है उनके निर्माण हो पाएंगे भविष्य के लिए। तो भविष्य के लिए नैनो फोटोनिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण इसके उपयोग सिद्ध होने वाले हैं। इसी के साथ साथ देखिए कि क्रिस्टल में जो परिवर्तन की जो बात की गई है उसके साथ साथ जब हम प्रकाश के माध्यम से किसी भी तरह के कोई उपकरण संचालित करने की बात कर रहे हैं तो प्रकाश जहां पर ट्रैप किया जाता है यानी जहां उसको एक तरह से इकट्ठा किया जाता है जिसको माइक्रो कैविटी कहा जाता है, तो इस तरह के जो माइक्रो कैविटी जो प्रकाश को फंसाने के लिए एक तत्व के रूप में उपयोग किए जाते हैं उनको भी एक तरह से फोटोनिक संरचनाओं में बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। माइक्रो कैविटी बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है इसको मैकेनो फोटोनिक्स नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो उपयोग है वो फोटोनिक एकीकृत सर्किट बनाने के लिए आवश्यक जो बुनियादी तत्व हैं उनको उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो जब हम माइक्रो कैविटी की बात करते हैं तो ये एक बुनियादी हिस्सा है जिसके माध्यम से प्रकाश का एक तरह से जो उपयोग है वो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो इस तरह की जो माइक्रो कैविटी है उनको बनाने में भी इस जो टेक्नोलॉजी को हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक तरह से प्रारंभ किया जा रहा है उनमें उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर हम फोटोनिक्स के संबंध में कुछ यहाँ पॉइंट देखते हैं कि फोटोनिक्स मतलब प्रकाश की तकनीक है। देखिए, जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक तरह से प्रकाश है और हमारी विजिबिलिटी यानी हमारी जो दृश्य क्षमता है वो एक तरह से क्या है, वो अगर हम देखें तो वॉयलेट से लेकर रेड यानी हम एक तरह से विबग्योर में देख पाते हैं। ये हमारी आँख की एक तरह से अक्षमता है कि इसके बियॉन्ड हम नहीं जा पाते हैं। यानी अगर लाल से नीचे हम जाएं यानी इंफ्रारेड, अवरक्त, और बैगनी वॉयलेट से ऊपर जाएं तो अल्ट्रा वॉयलेट, तो पराबैगनी से अवरक्त के बीच में जो सारा भाग है वो एक तरह से क्या है, वो प्रकाश का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो उसमें अलग अलग तरीके से जो परिवर्तन है करके अगर हम उसका उपयोग कर पाते हैं तो वो प्रकाश की तकनीक कहलाती है। आप कुछ इस तरह समझिए कि जब आप देखें कहीं पर बड़ी आग लगी हो तो बहुत दूर रहने पर भी आग का जो एक उसकी गर्मी है उसका जो प्रभाव है वो आप तक पहुंचता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो इंफ्रारेड का पार्ट है वो प्रभाव के रूप में आपके पास पहुंच रहा होता है। तो लाइट अगर हम बात करें या प्रकाश की बात करें तो कई तरीके से उसके हम केवल वॉयलेट और यानी विबग्योर से अलग जाकर देखें तो उसके बहुत तरीके से अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम प्रकाश के अलग अलग तकनीकी उपयोग करते हैं तो वो फोटोनिक्स एक तरह से कहलाता है। जैसे अगर हम पहला देखें तो बायोफोटोनिक्स में इसका उपयोग है, यानी जैव और चिकित्सा विज्ञान में प्रकाश आधारित जो प्रौद्योगिकियां हैं उनका उपयोग करने में ये उपयोगी है। बीमारियों का पहले से पता लगाने के लिए प्रभावी रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनके लिए जैसे हम पेसमेकर की बात करें या सिंथेटिक जो हड्डियां हैं, या अगर हम शरीर के अंदर अध्ययन की बात करें जैसे एंडोस्कोपी की बात करें या सूक्ष्म कैमरों की बात करें तो उनमें भी एक तरह से फोटोनिक्स का उपयोग किया जा सकता है। फोटोनिक्स को अगर हम देखें तो लोग, वस्तुएं और पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है।
पर्यावरण के संरक्षण की बात करें तो किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि अगर तस्करों का बहुत ज़्यादा एक तरह से दखल है या उनके द्वारा वन्य जीवों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है, तो उस इलाके में सुरक्षा का एक दायरा बनाने के लिए इस तरह की जो फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो पर्यावरण और व्यक्तिगत और वस्तुओं की सुरक्षा उन सभी के लिए इसका उपयोग हो सकता है। इसके अलावा कंटेनर्स या अन्य तरह के जो सामग्रियां जिसमें रखी जाती हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी इसके उपयोग संभव हो सकते हैं। तो भविष्य में फोटोनिक्स के इस तरह के उपयोग भी होंगे। अगर हम लेजर प्रौद्योगिकियों की बात करें तो स्वचालित यानी ऑटोमेटिक जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक क्योंकि आसानी से वो डिग्रेड नहीं हो पाता, आसानी से नष्ट नहीं होता है पर्यावरण में, तो उसको किस तरह से नष्ट करना है वो टेक्नोलॉजी भी लेजर के माध्यम से प्लास्टिक के लिए हो सकती है। या फोटोवोल्टिक जो उपकरण है जिनके माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, या अर्धचालक की बात करें, या चिकित्सा प्रौद्योगिकी में हम देखें जो छोटे कंपोनेंट होते हैं उनके निर्माण में भी लेजर प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये भी फोटोनिक्स का एक बड़ा उपयोग है। इसी के साथ साथ फोटोनिक्स का वर्तमान में एक सामान्य उपयोग आप देखें तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी या जैविक एलईडी यानी या ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, इस तरह से हम ओएलईडी की बात करें या एलईडी की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी फोटोनिक्स के माध्यम से आगे बढ़ रही है। तो इनसे ऊर्जा का जो खपत है उसको बचाया जा सकता है। एलईडी के प्रयोग के माध्यम से विद्युत की जो खपत है उसको निम्नतम स्तर पर लाया जा सकता है। तो भविष्य के लिए ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अगर हम टेलीविज़न या मोबाइल्स की बात करें तो वहाँ पर जो स्क्रीन है उनमें ओएलईडी टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर धीरे धीरे उपयोग बढ़ रहा है। ये भविष्य में आने वाले समय में फोटोनिक्स के उपयोग बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलेंगे। हमारी इसी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। भारत में विरोध प्रदर्शन को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने जोड़ा है। तो यहाँ पर आप हिम्मतलाल का केस 2018 में किसान संगठन के संबंधित जो एक तरह से आदेश था और साथ साथ 2020 का जो आदेश था उन सभी को एक तरह से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप सार्वजनिक व्यवस्था की जो डेफिनेशन सही नहीं है वो बताएंगे और कहाँ कहाँ एक तरह से सुधार करने की जरूरत है इस रूप में अपने आंसर को आप लिखेंगे, क्योंकि आपसे आलोचनात्मक समीक्षा कहा गया है। दूसरा, भारत में चुनाव में आपराधिक छवि के लोगों के प्रवेश से रोकने में सर्वोच्च न्यायालय के 13 फरवरी 2020 के आदेश के महत्व पर प्रकाश डालें। तो इसमें जो भी एक तरह से तथ्य दिए गए उनको आप बताएं और किस तरीके से उनको लागू किया जा सकता है या लागू नहीं होते हैं तो भारत में जो राजनीति का अपराधीकरण है उसको रोकने में समस्याएं आ सकती हैं। तो इस रूप में अपने आंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। और तीसरा, फोटोनिक्स आधुनिक तकनीक के उपयोग से विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, चर्चा करें। तो यहाँ पर आपको फोटोनिक्स यानी प्रकाश की जो तकनीक है उसका अलग अलग तरीके से जो उपयोग है वो आपको बताने हैं। जो हमने 4 प्रमुख क्षेत्र डिस्कस किए हैं उन्हीं को एक तरह से आप बताकर 150 शब्दों में इस आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा 14 फरवरी 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।